चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज बात करेंगे 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें अमेरिका के वर्चस्व को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बाखूबी ढंग से बताएंगे अमेरिकी वर्चस्व को समझने के लिए हम वैश्विक स्तर के 4 घटनाओं के ऊपर में जिक्र करेंगे और अमेरिका के द्वारा उन चारों घटनाओं से संबंधित अलग अलग ऑपरेशन जो है वो चलाई जाएंगे। जैसे ये कहानी शुरू होगा आपका 1991 से, अमेरिका के द्वारा पहले ऑपरेशन जो पूरी तरह से अमेरिकी वर्चस्व को दिखाएगा। अब ये वर्चस्व क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे। पहले स्टार्टिंग से बता दें, एक घटना पढ़ेंगे 1991 में जिसको खाड़ी युद्ध कहते हैं, और खाड़ी युद्ध से संबंधित जो अमेरिका ऑपरेशन चलाएगा इसको कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरी बात कर ले तो 1998 में अमेरिका के दूतावास पे हमला हो जाएगा और अमेरिका जो है बदले में एक ऑपरेशन चलाएगा, उसको कहते हैं इनफाइनाइट रेंज। उसके बाद फिर 2 साल की बात देखें तो 2001 में अमेरिका के जो है 4 प्लेनों को कहीं ना कहीं विस्फोट करा दिया जाएगा, उसको कब्जे में कर लेंगे। और उस सबसे लेकर करके हम आपको बताएंगे 9/11 की घटना। तो अब 9/11 की घटना जो होती है उसके विरुद्ध में आकर के और अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है उस ऑपरेशन को कहते हैं एंड्यूरिंग फ्रीडम। और फिर 2 साल जब हो जाती है तो फिर से अमेरिका जो है वो इराक के ऊपर आक्रमण करेगा। तो उससे संबंधित जो ऑपरेशन चलेंगे उस ऑपरेशन को कहते हैं इराकी फ्रीडम। यानी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपको 4 के 4 घटना और 4 घटनाओं से संबंधित ऑपरेशन को आपको पढ़ लेना। आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आज सबसे पहली घटनाओं को हम लोग देख लें। आज एक ऑपरेशन कवर कर देंगे आज के वीडियो क्लास में। यह है आपका खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुई और इससे संबंधित अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाएगा इस ऑपरेशन को कहते हैं सर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। देखिए इसकी कहानी शुरू होने से पहले थोड़ी मोटी बात हम आपको बता दें वर्चस्व की, ये कि वर्चस्व क्या है। कई बच्चों को अगर वर्चस्व नहीं समझ में आ रहा हो, अंग्रेजी में इसको हेजीमनी कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए वर्चस्व का मतलब होता है एक खौफ पैदा करना। यानी कहते हैं ना कि दादागिरी, ये दादागिरी वर्ड से आप जानते होंगे कि अपना एक दादागिरी जो है कि कहीं पे जब धाक जमा लेना, उसी को कहते हैं खौफ पैदा करना। जैसे हम तुमको सिंपल एग्जाम दे, आप चाहते हो कि आपका मार्केट में एकदम बोलबाला रहे, मार्केट में एकदम खौफ रहे। आप क्या करो, तुम्हारा जो दुश्मन है कहीं एकदम जैसे कि समोसा छना रहा है एकदम गरम गरम, और जो हलवाई का जो बड़ा सा एकदम छोलनी कहो ये झंझरा कहो जो कहो, वो एकदम गरम तेल में एकदम डालल है और तुमको बाजार में एकदम भाई बना देना है अपना खौफ। वो क्या करो कि हलवाई का जो गरम दम झंझरा है एकदम पूरा तेल में, कढ़ाई का गरम तेल में डालल है, उसको उठाओ और वो लइका के ऐसा दौड़ा दौड़ा मारो बाजार में एकदम कि पूरा बाजार देखेगा लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होगा कि तुम में सट जाएगा। काहे भाई, वो गरम जो झंझरा है अगर तुम सटा देगा तो ओकर चाम बाहर आ जाएगा। और जब दौड़ा दौड़ा मारेगा पूरा बाजार देखेगा तब बाजार वाला जो है से कि आदमी कहेगा बाप रे बाप ये तो रंगदार आदमी है। अब एक बार जब दौड़ा दौड़ा मारेगा तो अगला बार कहूं आप जाइएगा बाजार में और किसी से कहिएगा कि वो सिगरेट दो या भाई हमको पान दो या कोई सामग्री ले लेंगे, वही इलाका में जैसे ही दुकानदार की नजर आप पे पड़ रहा है उसको वो सीन याद आ जा रहा है कि यही आदमी था, दौड़ा दौड़ा मारता था बाप रे बाप झंझरा से। अब वो आपको अगर 1 रुपया कम रहे चाहे पैसा का वो डिमांडे नहीं करेगा का भाई आपका खौफ। ये ध्यान सुनेंगे। अब अमेरिका के खौफ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो क्लास में। देखिए अमेरिकी वर्चस्व की बात कर ले तो इसकी वर्चस्व की शुरुआती कब होती है प्रॉपर ढंग से, तो पहले इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। आपको याद है क्या कि दूसरे हम लोग देखे थे कि विश्व युद्ध जो है वो 1945 तक चली और 1945 के बाद से कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ जो था वो अमेरिका के साथ था। अब ये दोनों की दुश्मनी हो गई, दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए, दोनों अलग हो गए, आमने सामने की बात हो गई। और ये जो है लड़ाइयां, आमने सामने की लड़ाइयां लगभग हुई तो नहीं, लेकिन आपको बताए थे कि शीत युद्ध का ये माहौल लिया और 1945 से 90 तक दोनों के बीच में पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तानातानी की स्थितियां बनी रही।
फाइनली आपको ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया गया था कि ये जो आपका सोवियत संघ है ये अपना कहानी साफ कर लेता है, चूंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है। तो जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है, इससे पहले अमेरिका को पूरे वर्ल्ड में अगर कोई खुली चुनौती दे सकता था तो वो ग्रेट पावर जिसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहते हैं यूएसएसआर। बढ़िया से सुनेंगे, थोड़ा सा अगर साउंड आ रहा होगा उसके लिए माफी चाहेंगे हम आप सबसे। अब यहां ध्यान सुनेंगे, ये यूएसएसआर जो हो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, 45 से 90 तक दिया भी, नो डाउट। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो एगो तो भाई दूसरी महाशक्ति हट जाएगा, तो अब मार्केट में बचा एक के महाशक्तियां, तो कुछ वर्चस्व ज्यादा ही सामने देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आपके गांव में दो गो रंगदार हो, सिंपली अगर समझा दे कि आपके ये गांव है, पछियारी टोला में भी एगो रंगदार है, इधर एक पुरवारी टोला में भी एगो रंगदार है, तब तो आपके गांव में ई रंगदार के वर्चस्व तनी कम देखेला मिलेगा, हयो रंगदार के वर्चस्व तनी कम देखने के लिए आपको मिलेगा। काहे भाई, अगर आपके इलाका के कोई आदमी इधर के लोगों को मारा है तो इधर के रंगदार आएगा, तो आपके इलाका में भी एगो है रंगदार, तो बीच में बैलेंस होगा। ये कुछ ज्यादा करना चाहेगा तो इसको एंटी भी है। लेकिन अगर ये रंगदार की अगर मृत्यु हो जाए तब देखिएगा कि एक आदमी का वर्चस्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और वही हम वैश्विक लेवल पे समझेंगे, पूरे विश्व के लेवल पे, कि 45 से 90 तो दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ वाला और एक अमेरिका वाले। अब ध्यान सुनेंगे, लेकिन सोवियत संघ वाले तो साइड ले लिए 91 में, और 91 से ही अमेरिका के एक वर्चस्व शुरू हो जाएगा। ये इसको जब हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अमेरिका कितना शातिर है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इन सभी से पहले आप मेरे साथ ध्यान से समझिएगा बात को, क्या अमेरिकी वर्चस्व 1991 से शुरू हो रहा है? अगर पढ़ने के बाद अगर फिर भी आप ऐसा कहेंगे, और कहना ही पड़ जाएगा, आपको लगेगा ही कि 91 से, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बोलना है। ऐसे नहीं है कि अमेरिका वाले अपने वर्चस्व जो है वो 91 में दिखा रहा। अमेरिकी वर्चस्व का एक झलक आपको और पहले ही मिल जाता है। मालूम है कब मिलता है? जब अमेरिका, याद रखेंगे, जब अमेरिका ने यहां चीन से सटे एक भाग, याद रखेंगे समुद्र एरिया में, इधर लगता है आपका जापान, और अमेरिका इधर जब मैप ऐसे मुड़ता है तो अमेरिका से इधर साइड में ये जापान आ जाएगा, बगल में पड़ता है। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में ही परमाणु बम गिराया था। पढ़ाए थे आपको, एक छोटका बम और एक बड़ा वाला, एक लिटिल बॉय और एक फैट बॉय, एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945, ये सारी बातें आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो जब वहां परमाणु गिराया है उसी टाइम से ये अमेरिकी वर्चस्व झलक जाता है। लेकिन खुल करके अमेरिकी वर्चस्व को अगर आपको देखना हो तो इस घटना को हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस घटना को पढ़ते हैं। पहले खाड़ी युद्ध के बारे में जानेंगे। खाड़ी युद्ध से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे। खाड़ी युद्ध से पहले कुछ बातें हैं, लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ कंट्रीज के नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये हमारा भारत है, इधर के भाग इधर से काम है तो इधर ही बना रहे हैं। भारत के जैसे ही आगे जाएंगे तो ये जो भाग मिलेगा सर, ये आपका पाकिस्तान वाला भाग, हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा गोतिया, जो कहिए, हमारा छोटा भाई, इसको कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में देखें तो ये अफगानिस्तान है। चलिए ध्यान सुनेंगे, पाकिस्तान का पड़ोसिया भी है और अफगानिस्तान भारत का भी पड़ोसिया है, चूंकि ऊपर में लद्दाख वाले एरिया में आकर के अफगानिस्तान के सीमाएं भारत से मिलती है। इसके बाद पाकिस्तान का भी ये यहाँ पे बन जाएगा कौन जी, तो पड़ोसिया बन जाएगा, और अफगानिस्तान का भी पड़ोसिया बन जाएगा। इनको कहते हैं ईरान। ये है सर भाई साहेब हैं ये ईरान वाले। ईरान के आगे अगर बात कर ले तो यहाँ पे इधर साइड में इराक मिलेंगे, इराक के आगे इधर आपका सीरिया वगैरह ये सब लगना शुरू हो जाएगा। इसके इराक है, इराक के नीचे के भाग इस तरह से बना दें हम आपको, ये रहा आपका नीचे ओमान है, और इसके अलावे इधर देखेंगे तो सऊदी अरब आपको मिलेगा। थोड़ी सी जहां तक जरूरत है वहां तक हम आपको चित्रण करें। यहाँ पे बीच में याद रखेंगे एक सागर है, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। ध्यान सुनेंगे, इसको कहेंगे खाड़ी वाले भाग को फारस की खाड़ी, और इधर अरब सागर का भाग, भारत से इधर जानते होंगे अरब सागर आ जाती है, और नीचे जब जाएंगे और नीचे तो हिंद महासागर। अब कंट्रीज का नाम ध्यान में रखेंगे आप कि पहले आपको मिलेगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और हम भारत से पश्चिम साइड में आते हैं तो मिलेगा सर ईरान। इसको एकदम ध्यान रखना, आज की स्टोरी यहां से शुरू हो जाएगा। और ईरान के बगल में, यानी ईरान का पड़ोसिया हो गया, इसको कहते हैं सर इराक। क्या कहते हैं? इराक।
इधर से काफी सारे नदियों के निक्षेप से एक कंट्री नीचे में बना है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे सब निक्षेप के कारण एक भाग बन गया है और यहाँ पे एक देश बना, इसको कहते हैं सर कुवैत। क्या कहते हैं? तो कुवैत। ये ध्यान रखिएगा हमारी बातों को, क्योंकि आज के क्लास में इसकी भी चर्चाएं चलेंगे। और खाड़ी युद्ध पढ़े और कुवैत को ना जाने तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान सुनेंगे, ये अफगानिस्तान के बगल में ईरान, ईरान के बगल में इराक, इराक के दक्षिण साइड में कौन है? तो कुवैत है। इतनी ही नजर आपको रखना है, बाकी इधर आप रट सकते हो तो रट लीजिए। एक सीरिया है, ऊपर में जाएंगे और तुर्की वगैरह मिलेंगे। वर्ल्ड मैप रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी कहानी हम आपको बता दें खाड़ी युद्ध को समझने के लिए। इनसे पहले की कुछ कहानियां इनसे जुड़ती है कहानी में, इसीलिए आपको दो जगह के नाम बताएं। देखिए, कहते हैं कि ईरान और इराक के बीच में एक ऐसा जगह था, इस जगह को कहते हैं, याद रखेंगे, समझ सकते हो आप, बॉर्डर के पास में, इसको कहते हैं सतअल प्रदेश। ध्यान सुनेंगे, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को कहते हैं सतअल। अगर याद होगा तो याद कर सकते हैं, अन्यथा कोई 12th के लिए बड़ी बात नहीं है, इससे सवाल आपके नहीं आएंगे। बाकी ध्यान से सुनेंगे, इराक और ईरान हम दोनों की बात कर रहे हैं। बाकी हम पहले खाड़ी युद्ध पढ़ाएंगे तो उसमें तो कुवैत और इराक की चर्चा चलेगी, लेकिन अभी कुवैत की चर्चा नहीं है। कुवैत कैसे बीच में आ जा रहा है इसको समझिएगा। इराक और ईरान के बीच में एक जमीन था, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को कहते हैं सतअल प्रदेश। लेकिन इस प्रदेश में क्या है? तो इस प्रदेश में बात कर ले तो यह क्षेत्र बंजर जैसा था, माने किसी तरह से वो ना तो इराक के उपयोग में आता, ना तो वो ईरान के उपयोग में आता। तो दोनों देशों ने इसे छोड़ रखा था। मैंने ऐसा लगे नहीं रहा था कि हमर जमीन आता है कि तोर जमीन आता है, हमर खेत में पड़ता है कि तोर खेत में पड़ता है, कोई तरह के जो है दिखते ना, अरे बुआई हुआई कुछ हो ही नहीं रहा बरसों बरसों से। तो ये बंजर जमीन था, तो इसको छोड़े हुए था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन अमेरिका वाला, जो याद रखेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जिसको नासा कहते हैं अमेरिका का, ये सब लोग जानते हैं, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं लगभग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रिसर्च सेंटर केकरा भी रहे तो अमेरिका के नासा है। तो नासा वाले से एक लेख प्रकाशित हुई, बढ़िया से समझेंगे। नासा क्या किया कि एक लेख प्रकाशित किया कि हमारे सैटेलाइट से वगैरह से पता चला है कि ये जो इराक और ईरान के बीच के जो इस तरह का प्रदेश है सतअल वाला, उस प्रदेश के अंदर में पेट्रोलियम का भारी भंडार है। ये ध्यान सुनेंगे, मैंने जिस क्षेत्र को लेकर के कहा कि पहले से भाई चलते आ रहा था कि ये बंजर है, उसको यूज में नहीं कोई करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका के लेख आया कि ये जमीन के नीचे बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, पेट्रोलियम। आप समझ सकते हो कि आपका एक गांव जो है इधर है, एक गांव इधर, बीच में इस गांव के आपका भी जमीन यहां पड़ गया और इधर भी आपका इधर लोग को पड़ गया, बीच में ऐसे भी जमीन है कि आप फोकस ही नहीं किए कि हमारे दादा कहे कि उनके दादा के। अब कोई कहे कि एकर नीचे में खजाना गड़ल है, तब तो कहेगा कि ना ये हमरे में आता है, ये कहेगा कि हमरे में आता है, यानी सीमा विवाद हो गया अब इसको लेकर के। अब ईरान कहे लगा कि भैया ये तो हमरे में आता है सतअल वाला प्रदेश, इराक कहे कि भैया ये तो सतअल वाला हमारे प्रदेश में आता है, यानी इसको लेकर के इराक और ईरान के बीच में सीमा हो गया विवाद। अब जब विवाद हुआ तो दोनों लड़ने का माहौल बनाया कि हाँ तब फरियाइए लो कि तोर में है कि हमर में है, एकदम अबरी युद्ध हो जाएगा। और इस युद्ध के बारे में बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बता दें कि लड़ तो रहा था इराक और ईरान, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ईरान जो है वो हथियार कहां से ला रहा था, तो अमेरिका से। अमेरिका ईरान को, याद रखेंगे, अपना हथियार बेच रहा है, अमेरिका को बेनिफिट हो रहा है, काफी सारे हथियार, गोले बारूद जो है, युद्ध की जो भी सामग्रियां हैं वो ईरान खरीद रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां शुरू होता है कि इराक भी गेल है केकरा भी, तो अमेरिका भी, यानी इराक को भी जो हथियार मिल रहा है, सप्लाई हो रहा है कहां से, तो यूएसए से इराक के देशों में हथियार सप्लाई हो रहा है, अमेरिका से, और कहां जा रहा है, तो ईरान। माने दोनों लड़ रहा है, लेकिन दोनों को हथियार मुहैया कौन करा रहा है, अमेरिका। तो फ्री में नहीं करा रहा सर, इसके बदले में जो भी हथियार का रकम होता है वो दोनों देश चुका रहे हैं। तो दोनों लड़ रहे हैं, बीच में मजा किसका है, अमेरिका के। ये लेख कौन प्रकाशित किया है, तो अमेरिका वाले लेख प्रकाशित किए हैं।
अब क्या आता है, बात बढ़िया से सुनेंगे ये हिस्ट्री। कहते हैं कि ये दोनों 1 साल तक नहीं लड़ा, 2 साल तक नहीं लड़ा, ये दोनों लड़ते रहा 8 साल तक। यानी 1980 से लड़ाई शुरू होती है और 1980 से 88 तक लड़ते हैं। उतनी छोटी सी इकाई आपसे नहीं पूछी जाएंगे कि सर ये अगस्त से, सितंबर से, ये सब बातें नहीं। आप ध्यान रखेंगे 8 वर्षों तक लगभग जो है वो इराक और ईरान के बीच में लड़ाई हुआ। देखिए जब लड़ाई स्टार्ट हुआ था तो इराक के दक्षिण में एक देश इसको कहते हैं कुवैत, और कुवैत कहा कि भैया हम आपके पड़ोसिया हैं। इराक वाले को कहा हम आपके पड़ोसिया हैं, और पड़ोसिया युद्ध घड़ी नहीं अगर सपोर्ट करे, युद्ध घड़ी ना काम आ जाए तो भाई पड़ोसिया में पड़ोसिया कैसी बात के, यानी हम आपके जो है वो पड़ोसिया है तो हमारा हक बनता है हम आपको जो है ऐसे टाइम में, ऐसे समय में मदद करें। और मदद करने के लिए कुवैत, ध्यान से सुनेंगे, इराक को युद्ध, जब ये इराक युद्ध लड़ रहा था किससे, ईरान से, तो कुवैत मदद कर रहा है किसको, तो इराक को मदद कर रहा है $14 बिलियन। यहां पे ध्यान सुनेंगे, यहीं से कहानी सब जुड़ते चला जाएगा, आपको याद करने में भार ही नहीं होगा। देखिए कुवैत दे रहा है इराक को $14 बिलियन। बाकी आप बिलियन का मतलब जानते होंगे कि जैसे यूट्यूब पे अगर आते होंगे तो देखते होंगे कि A1K लिखता है तो समझते हैं आप किसी के कि सर क्या 1K है तो 1000 वीडियो गया है, कोई गाना पे या कोई टीचर के वीडियो पे देखते होंगे। अगर यहाँ पे 100K रहता है तो यहाँ पे हो गया सर 1 लाख। ध्यान से सुनेंगे, 100,000 मिलके 1 लाख बनते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जब 10 लाख हो जाते हैं तो वहां पे लिखाता है के जगह 1M यानी मिलियन। 10 लाख बराबर याद रखेंगे यानी 10 लाख हो जाता है तब कहलाता है 1 मिलियन। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि 1000 जो होता है वो मिलियन बनेगा तब जाकर के 1 बिलियन कहलाएगा। ध्यान से सुनेंगे, 1 बिलियन में आप समझ सकते हैं 1000 मिलियन, जब 10 मिलियन होगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से सुनेंगे 100 करोड़ होने पर आपका 1 बिलियन होगा, तो 100 करोड़ के लिए मिलियन कितना चाहिए तो 1000। आप शायद कंफ्यूज हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने के लिए ये डेटा हम आपको दे रहे हैं, अन्यथा ये डेटा पूछता नहीं कि उस समय की बात है, कब की बात है तो 1980 के बात है भाई, कि 1980 के दशक में जो है वो कुवैत ने इराक को कितना बिलियन डॉलर दिया तो $14 बिलियन दिया। काफी वैल्यू होगा उसका। अब ये इराक जो है $14 बिलियन लेकर के लड़ा। इधर कुवैत की गलतियां थोड़ी सी सुन लीजिए। कुवैत क्या किया कि देखिए ये सब आसपास के जितने कंट्री है सब पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले हैं, और ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी है जिसको ओपेक कहते हैं। आप शायद ओपेक के बारे में पढ़े होंगे। तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, यहाँ पे सऊदी अरब है, ये सब जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक देश है जो पेट्रोल का जो है वो प्रोडक्शन करता है। और काफी सारे देशों में जहाँ पेट्रोलियम की कमी है वहां ये लोग पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिए हैं कि क्या रेट होना चाहिए प्रत्येक वर्ष, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली यहाँ पे दोनों के दोनों पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री यहाँ पे लड़ रहे हैं, और कुवैत के यहाँ भी पेट्रोलियम होता है। लेकिन इन दौरान क्या किए कि ये जब दोनों लड़ने में व्यस्त था तो कुवैत बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर दिया, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कर दिया, और पेट्रोलियम को वो मार्केट में बेचने गया। और कुवैत इतना ज्यादा पेट्रोलियम जो है मार्केट में लेके आया। एक बात ध्यान सुनेंगे, जब भी डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो उसका रेट कम जाता है। जैसे अगर मालदा आम खरीदने वाला आदमी 100 गो है, लेकिन बाजार में जो है मान लेते हैं 100 केजी का डिमांड है किसी जगह पे, लेकिन 1000 केजी अगर आम आ जाए तो उसका रेट कम जाएगा। लेकिन जहां पे 100 केजी का डिमांड आ रहा है मालदा का, और जहां पे 20 केजी ही अगर आम बचा हुआ है मालदा है, तो आप समझ सकते हैं कि मालदा आम का रेट ज्यादा महंगा हो जाएगा। समझ रहे बात ना। तो यहां पे क्या था कि उत्पादक में उतना ही होता था प्रोडक्शन भाई डिमांड को देखते हुए। लेकिन कुवैत क्या कर दिया है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन कर दिया, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गए तो मूल्य कम गया। तो इराक को अच्छे मूल्य मिल नहीं रहा था, और कुवैत जो है से कि खूब मुनाफा इन दौरान कमा दिया, और इसको 14 बिलियन का सपोर्ट भी किया है। लेकिन कहते हैं 8 साल के बाद ये युद्ध बंद हुआ ईरान और इराक के बीच। और आपको बता दें सही जानकारी कि युद्ध बंद कैसे हो गया है, तो
यूएसए वाला जो देख रहे हैं अमेरिका, ये फाइनली जो है वो हाथ जोड़ दिया, भैया अब हथियार नहीं है, हम अब आपको गोला बारूद नहीं दे सकते हैं। यानी जो अमेरिका के जो भी कंपनियां जो गोले बारूद हथियार बनाते थे उनके यहां अब आउट ऑफ स्टॉक की बारी आ गई है। सारे स्टॉक जो है वो हथियारों के खत्म हो गए हैं। तो ईरान के आगे भी हाथ जोड़ दिया और इराक के आगे भी। तब जाकर के जब हथियार ही खत्म हो गया तब जाकर के दोनों जो है एकदम ठंडाया। कितने जगह को लेकर के, ये अलग वाला जो प्रदेश था इसको लेकर के इराक को लगता था हमारे में आता है, ईरान को लगता है हमारे में आता है, और इसको लेकर के दोनों घोड़परास आदमी जो है कि 8 साल तक लड़ाई लड़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। कहते हैं कि जब ये युद्ध टल गई तब कुवैत वाला क्या कह रहा है, कुवैत कह रहा है इराक से, भैया मेरा $14 बिलियन दे दो, प्लस में वो तो पैसा है, उसके अलावा जो जितना $14 बिलियन का जो इंटरेस्ट होता है भैया, ब्याज होता है, ब्याज के साथ लौटा दो। तो एक तो इराक के ऐसे ही मन खराब होल है केकरा लेकर करके, तो ईरान को लेकर के लड़ाई हुआ भाई 8 साल तक। इसकी अर्थव्यवस्था बताइए चौपट हो गई होगी कि नहीं। कर्जा ले लेके हथियार खरीद रहे हैं, हथियार खरीद के लड़ रहे हैं। युद्ध कभी भी किसी को सुरक्षा नहीं देता है, ये ध्यान से सुनेंगे। युद्ध में लड़ने वाले को भी घाटा होता है और जीतने वाले को भी घाटा होता है। कई लोग को लगता है कि युद्ध में अगर हम जीत गए हैं तो हमें बहुत फायदा हुआ है, हमें तो लॉस नहीं है। आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़ने वाले और हारने वाले और जीतने वाले दोनों को युद्ध में हानि होता है। किसी को डायरेक्ट रूप से होता है तो किसी को इनडायरेक्ट रूप से होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। इराक को तो एकदम आर्थिक हालत गड़बड़ा गया है, इराक की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, और उसी समय में कुवैत कह रहा है कि सर हमारा $14 बिलियन आप एकदम सूद के साथ रिटर्न दे दीजिए। समझ रहे बात ना, ये तो लोन था। बताइए इराक को गुस्सा आएगा कि नहीं। इराक कहा कुवैत को कि फरफराव नहीं, अभी हम ठंडाए नहीं है, अब तोरे ठंडा कर देंगे। समझ बात ना, माने अभी भी इराक के अंदर इतना हिम्मत है। अच्छा ध्यान सुनेंगे, इराक के अभी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है सद्दाम हुसैन। ये ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से आएगा इसीलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इराक के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो सद्दाम हुसैन है जी। ये ध्यान रखेंगे, कौन हुसैन, तो सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि आओ अबरी एकदम तोरा फरिया देंगे, ज्यादा बोले ठंडा देंगे। और इराक जो है कि कुवैत को धमका दिया काहे कि भाई धमका के कहा कि हम तोरा पे कब्जा कर लेंगे, न तो हमरा जो है कि जितना घाटा हुआ है कुछ रकम मांगा। कहा कि एगो कि जो तू हमरा $14 बिलियन जो दिया है ना लड़े घड़ी, वो माफ करो, अब प्लस में तू हमरा हर्जाना दो $10 बिलियन। बात को ध्यान से सुनेंगे। इराक कह रहा है कुवैत के तोरा पे कब्जा कर लेंगे, तू तेल खूब बेच दिया है, ये मार्केट में आरोप लगा दिया कि मार्केट में खूब सप्लाई कर दिया है, हमको रेट जो है कि कम मिला है, और बहुत तरह के सिलसिला है। अब ध्यान से सुनेंगे, इराक के आसपास के जो देश है, तो इराक को पेट्रोलियम को बेचने के लिए ध्यान से सुनेंगे, आसपास के जो देश है उन सभी पे इनको निर्भर रहना पड़ता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे मैप ऐसे चला जाएगा और बगल में कुवैत आ जाएगा। तो इराक को पेट्रोलियम बेचने के लिए अन्य आसपास के पड़ोसी देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, और ये इस दौरान जो है कुवैत वाला बेच भी रहा है, और इनको आसपास के जो देश है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी देखेंगे कि खाड़ी युद्ध के दौरान इसके आसपास के जितने भी देश हैं सब लगभग पड़ोसी, वो सब इराक के एंटी हो जाएंगे। तो यहां ध्यान से सुनेंगे, इराक का आरोप है डायरेक्ट किसको, कुवैत पर, कि भैया तुम तो पहले $14 बिलियन हमको माफ करो और बदले में हर्जाना के रूप में हमको $10 बिलियन जो है वो तुम दो। मैंने उल्टा गाज गिरा दिया कुवैत पर। कुवैत घबरा गया और घबराने का परिणाम हुआ कि कुवैत $10 बिलियन देने के लिए तैयार भी हो गया, सॉरी $9 बिलियन देने के लिए तैयार हो गया। ध्यान रखेंगे बात को, कुवैत उल्टा 14 बिलियन माफ किया और $9 बिलियन जो है वो इराक को लौटाने के लिए तैयार हो गया। अरे वो मान ही जाता, क्योंकि उस पर तो पहले ही गाज गिरा हुआ है, तली मनी नाज नखरा करता, तामझाम करता, ऐसे कैसे हो जाएगा, मान तो जाता। लेकिन इतना में ही कुछ बात और आ गई, ध्यान से समझिएगा बात को। बात क्या आ गई कि अमेरिका वाला जो है इसको जब पता चला तो अमेरिका वाला कुवैत को पीठ ठपठपा दिया कि अरे मित्र तुम घबराते क्यों हो, इससे तुम एकरे से डरते हो,
इराक से डरते हो, तुमको हम सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही अमेरिका का हाथ जब है कुवैत के एकदम माथा पर पड़ा, माने कुवैत के सरकार से कहा अमेरिका वाला कि भाई एकदम देख लेंगे, हम आपके समर्थन में है, कर देखते हैं क्या कर लेता है वो। तब कुवैत जो $9 बोला था कि हम देंगे, अभी $9 देने से भी इनकार कर दिया। मामला ध्यान से सुनेंगे। कुवैत दिया था लड़ाई के टाइम में, इराक ईरान की लड़ाई हुई थी तो इराक को दिया था $14 बिलियन। ये रिटर्न मांगने लगा तो इराक कहा कुवैत को कि तुम हमको ही दो, कितना बिलियन, 10 बिलियन। लेकिन कुवैत मान गया, 9 बिलियन देने के लिए राजी। फिर $1 बिलियन के लिए ये खाड़ी युद्ध क्या हुआ भाई, कैसे हो गई? तो यहाँ कुवैत जो है, कुवैत को सपोर्ट मिलने लगा किससे? अमेरिका से। बस कुवैत के फेफड़ा में परान आ गया, एकदम परान में जान जे कह लीजिए। अब कुवैत कह रहा कि भैया हम तो आपका 9 बिलियन जो कहे वो नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो अब एकदम जैसे कि इराक वाला भी चिड़चिड़ा गया। मालूम है चिड़चिड़ाने का पीछे का और रीजन कि बाद में अमेरिका की तरफ से नासा वाला एक लेख प्रकाशित करता है कि जो सतअल वाला जो प्रदेश है, इस प्रदेश में जो लेख प्रकाशित हुआ था पिछले दिनों कि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, वो लेख गलती से छप गई है। अब ये ध्यान सुनेंगे, क्या इराक को नहीं चिड़चिड़ाएगा कि इतना दिन हम लड़ते रहे, तो एगो लेख के कारण खाली लिख दिया कि प्रदेश के नीचे पेट्रोलियम का भंडार है, इतना दिन लड़े, हथियार तू हमरो दिया, हथियार एकरो दिया। अब कुवैत के बारी आ रहा है तो हम पड़ोसिया के बहका रहा है, कुवैत के तू थपथपा रहा है। तब इन्हें से इराक वाला फॉर्म में आकर करके और अमेरिका के भी याद रखेंगे राष्ट्रपति को खुली चुनौती दिए कि आओ अबरी 100 जंग की एक जंग अबरी साबित हो ही जाएगा। 100 वैसन जंग नहीं देखे होंगे, वैसन एगो जंग अबरी देखेला मिलेगा पूरे विश्व को। तो सद्दाम हुसैन कह रहे हैं, इराक के राष्ट्रपति हैं, कि इस बार 100 जंगों की एक जंग साबित हो करके ही रहेगी। अब फाइनल हुआ क्या? इराक कहते हैं अगस्त 1990 में इराक क्या कर लिया, तो कुवैत के ऊपर में कब्जा कर लिया। कुवैत के शहरों के में चप्पे चप्पे इराकी सेना जो है वो घुस आई। और इस चीज को लेकर के हम आपको बता दें यहाँ पे कि इराक किस पे कब्जा कर लिया? कुवैत पे। और कुवैत में से इराकी सेना को हटाने के लिए यहाँ अमेरिका जो है इसको यूएनओ से परमिशन मिल गया। आज तक यूएनओ इस तरह के परमिशन नहीं दिए थे, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जो है यूएनओ, जिसमें हम आपको पहले पढ़ाए थे, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में भी पढ़ा दिए थे कि इसकी स्थापना हुई थी। भाई कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी जाकर के 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। शायद अब थोड़ा सा माइंड से निकल भी सकता है, शायद मेरे ख्याल से यही होगा। अगर ऐसा मिस्टेक हो जाएगा तो हम कमेंट में आपको डाल देंगे। और भारत 6 दिन बाद इसका सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 के आसपास में। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो ये जो यूएनओ बना था, ये यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद वगैरह है, तो आज तक इतने बड़े फासला नहीं लिए थे, लेकिन यूएनओ इस बार कह दिया है कि कुवैत में से इराकी सेना को हटाया जाए। और इसके लिए याद रखेंगे यूएनओ जो है वो बल प्रयोग की भी अनुमति दे दी। अब ये बल प्रयोग की अनुमति दे रहा, अमेरिका के एकदम स्ट्रैटेजी समझिए क्या हो रहा है। अमेरिका इसके लिए माने कुवैत से इराक की सेना हटाने के लिए 34 देशों की सेना जो है वो तैयार किए। और इसमें टोटल जो सैनिक आए वो सैनिक है आपका 6,60,000। ध्यान सुनेंगे, अमेरिका 6,60,000 के सैनिक जो है वो खड़ा कर लिए। और अकेला अमेरिका के सैनिक नहीं है, 34 देश की जो है वो सेना को इसमें शामिल किया गया। फिर भी युद्ध तो युद्ध होता है, कभी अंदर अंदर बात हो जाए और कहीं ना कहीं अलग अलग देश जो है वो इराक के तरफ मिल जाएगा, तब तो अमेरिका युद्ध हार जाएगा। अमेरिका के तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एकदम जो है कि नाक कट जाएगी। लेकिन अमेरिका है, वो नहीं चाहता है कि हरगिज किसी भी समय हमारा नाक कट जाए। इतिहास में बहुत सारे ऐसे इतिहास है जहां पे आप प्लासी का मैदान में देख लीजिए कि प्लासी के मैदान में जब लड़ाई हो रहा है तो इधर से बंगाल के जो नवाब है खूब फॉर्म में है, लेकिन बंगाल के नवाब के जो आदमी है भाई, वहां उसका जो भी मीर जाफर वगैरह ये सब कहानी आप पढ़ते हैं, तो उनका जो सेनापति है वो अंग्रेजों के तरफ मिल गया है। और उनके सेनापति के ऑर्डर के परिणाम भी वो ऑर्डर देते ही नहीं है, सेना आगे बढ़ते नहीं है, उनको बंदी बना लिया जाता है।
तो समय कभी भी बदल सकता है, इसीलिए अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए, अगला के ताकत के नहीं। आप सोच रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपके 5 गो दोस्त है, अगले दोस्त से आपका लड़ाई हो गया, उसके पास 2 है, आपके पास 5 है, आप सोच रहे डायरेक्ट लड़ने जा रहे हो, तो सतर्क रहना। हो सकता है कि आपके में से 2 दोस्त अगर उड़ने चल जाएगा तब। अमेरिका देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेटेजी लगेले है कि भले ही 34 देश के सेना मिलाया है, लेकिन इसमें से 75% जो सेना है यानी 4 लाख से अधिक सेना केवल अमेरिका के है। एकदम बढ़िया है। बाकी अगर बीच में पलट भी जाएगा तो अमेरिका के नाक नहीं कटना चाहिए। काहे भाई? काहे कि लड़ाई में अमेरिका बेचारा वीडियो कैमरा बुक कैले है। ये ध्यान सुनेंगे, अमेरिका पूरा युद्ध में लाइव टेलीकास्ट की सुविधा एकदम कैले है। कैसे आप देखे होंगे मैच वगैरह चलता है आईपीएल वगैरह, तो ये देखेंगे एकदम अनाउंस करता है का भाई कि देखिए एकदम मारा बल्ले से सटा कर करके आपको एडिट करके दिखाता है कि एकदम जैसे कि गेंद को इस तरह से उछाले, देखिए स्टेडियम पार। और उसी अमेरिका के सैनिक मारेगा केकरा? तो इराक वाला के। और खूब लाइव टेलीकास्ट जैसे कि दुनिया भर में ये चलेगा। सब अपन अपन आदमी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एकदम कोई खोले है, सर बात ना रंगीन जकरा ही होगा, रंगीनों खोले होगा, और एकदम कलर टीवी पर ब्लैक एंड व्हाइट पे एकदम लाइव चल रहा है कि कैसे अमेरिका जो सेना है वो इराकी सेना को खात्मा कर रहा है, मार रहा है। आखिर अब ध्यान सुनेंगे, इस तरह के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करने का क्या मतलब होता है। युद्ध में आज तक तो कभी नहीं देखे थे कि भाई लड़ाई होता है और उसको रिकॉर्डिंग करता है, ये खेल थोड़ी ना है। तो अमेरिका पूरे दावा के साथ ही जानता था कि युद्ध हम ही जीतने वाले हैं, इसीलिए एकदम टू टंच व्यवस्था कैले था। नहीं तो अमेरिका की अगर सेना मराता तो अमेरिका की बेइज्जती हो जाती, ना नाक कट जाता। लेकिन अमेरिका जानता था, इसलिए इस ऑपरेशन में 4 लाख से ज्यादा सैनिक यानी 75% जो सैनिक है वो अमेरिकी सैनिक ही थे। इसमें लाइव टेलीकास्ट का जो है व्यवस्था किया गया और स्मार्ट बमों का भी प्रयोग किया गया, और इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है। याद रखेंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए जो अमेरिका का ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये याद रखना पड़ेगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध है किस युद्ध से? दूतावास हमले से, खाड़ी युद्ध से, 9/11 की घटना, इराक पर अटैक, इराक हमला, ऐसे आपको सवाल आएंगे। तो आपको बताना है कि खाड़ी युद्ध से संबंधित जो ऑपरेशन है इसको कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। याद रहेगा क्या आपको? चलिए याद रहेगा। तो इसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई। जो देश लगभग इस ऑपरेशन में शामिल थे उसका नाम कुवैत है, सऊदी अरब है, यूके यूनाइटेड किंगडम, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, सीरिया है, कतर है, मोरक्को है। मोरक्को का नाम सुने होंगे, जहां से 12th के बच्चे आप हैं तो एक तो इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता कहां के यात्री है? मोरक्को से। मोरक्को के ही तंजीर से है। वो कहां आते हैं? तो भारत में यात्रा करने के लिए आते हैं, वहां पे पढ़ेंगे। ओमान के बारे में आपको पढ़ाए थे हड़प्पा वाले में, ओमानी तांबे के बर्तन के बारे में भी जिक्र हम किए थे। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसिया है। कनाडा आपका यूएसए के जस्ट ऊपर का देश है। अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है, इसमें अभी आप घास के मैदान वगैरह पढ़ेंगे। स्पेन से भी आप रूबरू होंगे, स्पेन जहां से कोलंबस के बारे में आप पढ़े होंगे, वास्को डी गामा के बारे में पढ़े होंगे। पुर्तगाल के जस्ट जो है वो बगल में स्पेन है, स्पेन के कौन है? तो आपका कोलंबस है। तो लगभग देशों से आप रूबरू होंगे। अगर ना भी रूबरू होंगे तो एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी आपको बढ़ती चली जाएगी। इस सारे के सारे कंट्री किसमें शामिल थे? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से ये शामिल थे। ठीक है। अब जब ये युद्ध होता है तो टोटल कहते हैं कि ये इस युद्ध में लगभग $61 बिलियन का खर्च जो है वो आता है। अब समझिए कितना झोल है भाई। लड़ाई फिर हो रही है बार बार। शुरू में तो $14 बिलियन कुवैत दिया था, ये फिर रिटर्न मांगने लगा। और इस सबसे ज्यादा भारी तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध है कि जिसमें $61 बिलियन का जो है भरपाई हुआ। लेकिन ध्यान सुनेंगे, इसमें अमेरिका अपनी पूरी वर्चस्व को दिखाना चाहता था ताकि दुनिया देखे और दुनिया में एक खौफ पैदा हो जाए कि अमेरिका देशों से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। जो अन्य देश जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वो उनके मन में ये छवि बैठी जाएगी कि भाई अमेरिका सैनिक तो ग्रेट है, अमेरिका जो है वो पूरे दुनिया पे राज कर रहा है, अमेरिका से बड़ा कोई दादागिरी, कोई बड़ा चौधरी ये हो नहीं सकता है। और खास करके यही अमेरिका के मोटिव भी था, अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बातें यही है कि युद्ध में 61 बिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी अमेरिका को इसमें मुनाफा हुआ। मुनाफा कैसे हुआ? इस युद्ध को लड़ने के लिए वो अकेला नहीं आया है, 34 गो देश के सपोर्ट लिया है और 34 देश से लड़ाई के लिए वसूल रहा है। नाम किसका हुआ? तो इसी का। आप देखे होंगे कि आपके गांव में सरस्वती पूजा या लक्ष्मी पूजा या दुर्गा मैया कोई पूजा हो रहा है,
दाल बनाने के लिए जो है कि 10 बंदे खड़ा हो गए और इसमें से एक प्रमुख है जो पैसा रख रहा है और वो क्या कर रहा है, 10 बंदे को लेकर करके तगादा कर रहा है। गांव में 200-300 आदमी से तगादा किया है, पैसा इतना आ गया कि अपन 500 देवे के जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चे हमेशा देखे होंगे, कई लोग 5 सितंबर में करते हैं, कई लोग कभी कभी करते हैं कि जब तगादा किए तो खर्चा आया 5000 के, आज तगादा हो गया भाई 7000 के, तो 7000 के तगादा हो गया तो हमारा पैसा देहू नहीं पड़ा, आप कुछ पैसा के मुनाफो हो गया। वही काम किया अमेरिका कि देखिए जीत की उपलब्धि भी किसको मिला भाई, अमेरिका को, कि अमेरिका की ताकत पता चल गई और अमेरिका को इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि 34 देशों को कनेक्ट कर करके इस युद्ध का जो भी खर्चा आए थे उन सबसे ये ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी तरह से आप खाड़ी युद्ध को आप समझे होंगे, ईरान इराक के बीच जो 8 साल का लड़ाई है उसको समझे होंगे। आप कमेंट करिएगा तो हम आपके लिए सभी पार्ट सभी जो है उसको आराम आराम से दूतावास हमला 9/11 इराक के सबके ऊपर में वेस्ट वीडियो लेक्चर्स जो है वो बना के आपको देंगे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और जो भी बच्चे अभी तक भी नोट्स नहीं लिए हैं, कृपया नोट्स आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ले, जो भी आपके मित्र है उनको जोड़िए, उनको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे दीजिए और वो नोट्स की जो प्रक्रिया है 51 रुपया 99 रुपया उनको खरीदवाइए, वो फेयर में लिखेंगे। जब तक कितना भी बढ़िया पढ़ लो, लिखोगे नहीं तब तक खुद से, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा किस तरह के सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे, सब्जेक्टिव क्या आएंगे, हमको आंसर कैसे देना है। ये सब कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम आपको पीडीएफ लाए हैं ताकि आपका अभ्यास वगैरह बढ़े। बाकी वीडियो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है हमारे वीडियो से, तो हर वीडियो को आप लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब रखें तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।